खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हमने एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जो मुझे लगता है कि आजकल ऑलमोस्ट एवरी सेकंड लेडी जो है ना, हर दूसरी खातून इस मसले का शिकार है, और ख़ास तौर पे हमारी जो नौजवान बच्ची हैं उनमें मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम बात करेंगे आज पीसीओ के बारे में, हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, और डाइट के हवाले से इसके बारे में क्या गाइडलाइंस है हमारे साथ शेयर करेंगी तहरीम खान। अस्सलाम वालेकुम, वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट हैं। कैसी हैं तहरीम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही, And you look ज़बरदस्त। lovely today. थैंक यू। सो आर यू लुकिंग लवली। हम अभी डिस्कस कर रहे थे एज यूजुअल जो ख़वातीन का फेवरेट टॉपिक होता है, वेट लॉस। Weight loss and you have maintained yourself very well. मैंने लॉस कर लिया है। आपने अच्छा किया लेकिन मैंने भी थोड़ा गेन की साइड पे हूँ अभी। Then you look लेकिन perfect. मुझे बताइए कि ये जैसे अभी हम जिस मसले की बात करेंगे, ये इसमें भी लोगों का कंसर्न मसला नहीं होता, उनका मसला ज़्यादा वेट गेन होता है बिल्कुल ऐसे ही कि है। हमारा वजन नहीं ठीक हो, बढ़ना चाहिए, मसला जो है वो एग्जिस्ट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मसला नहीं। ये है क्या पीसीओ एंड हार्मोनल इम्बैलेंस? PCOS बेसिकली इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि फीमेल्स में होता है एंड आजकल बहुत ज़्यादा यंग फीमेल्स में इसकी रेशो बढ़ रही है। और इसमें ओवरीज के अंदर स्मॉल पानी की थैलियाँ जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। दो दे आर नॉट हार्मफुल इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में इतना ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो वो खुदा न खास्ता किसी बड़ी सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं एंड बाद में आफ्टर मैरिज कंसेप्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, Right. वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ में जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जो कि अक्सर बच्चियाँ इग्नोर भी कर देती हैं, ग्रेजुअली वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। और वेट गेन की रीज़न ये होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें आप ख़ुद भी नोटिस कर सकते हैं कि आपकी जो नेक है इस पे ब्लैक कलर के निशान आना स्टार्ट हो जाते हैं। सही। फेस जो है उस पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, सिस्टिक एक्नी आना शुरू हो जाती है, फोरहेड के ऊपर, चिन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी होती है। ये इसकी बड़ी निशानी है। और ख़ास तौर पे जो यंग बच्चियाँ होती हैं उनमें हेस्चुरिज्म भी होता है, मतलब चिन पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ। ये जो आपका जॉ का एरिया है, इस एरिया में अनवांटेड एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। सही। और फिर कुछ फीमेल्स में हेयर लॉस भी होता है, साथ में वेट गेन भी होता है। और वेट गेन की मेजर रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है। बिल्कुल सही। अब ये जो सारी अलामात बताई हैं, ऑफ कोर्स ये विजिबल है, बिल्कुल तो ये विजिबल है। क्या ये देखकर हमें पता चल जाता है या बिल्कुल। इसके अलावा भी हमें पता चलना चाहिए? डेफिनेटली एक तो विजिबल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि कोई दूसरा देख के आपको बताए कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, यू डू नॉट लुक फाइन, आपकी जो अपीयरेंस है वो ऐसी नहीं थी, आपका रंग जो है वो डार्क होना शुरू हो गया है, आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या आपके बाल आ रहे हैं, ये तो दूसरा इंसान भी देख के बता सकता है। ये विजिबल सिम्टम्स होते हैं। और कुछ हिडन सिम्टम्स भी होते हैं जिसमें स्टार्ट में आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता। वो स्टार्ट होता है हल्के से, जो फीमेल का एक साइकिल होता है, मंथली साइकिल होता है, उसमें डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाती है, पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। स्टार्ट में ऐसा होता है कि आपके कुछ डेज, एक दो दिन कम हो जाते हैं, फिर वो कम होते होते 3 दिन पे पीरियड्स आ जाते हैं। 3 दिन तक भी हम उसको ओके कंसिडर करते हैं, लेकिन Right. अगर वो 2 या 1 दिन पे चले जाएं तो इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम। और ये मेनोपॉज के टाइम पे जाके तो ऑलरेडी ये टाइम हो हो रहा जाता होता है, है। बिल्कुल। लेकिन ये किस टाइम पे, हम किस एज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं जिस पे अगर ये सारे सिम्टम्स ये आ रहे हम हो? बिल्कुल यंग एज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं कि जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं 13-14 साल की एज से, तो साथ ही PCOS के चांसेस आना शुरू हो जाते ऐसा हैं। क्यों है? और क्या ये सिर्फ उसी वक्त पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है जब हार्मोन्स हमारे पूरे फंक्शनल होते हैं, या ये उससे पहले भी इनहेरिडिटरी यानी बच्चों में आता है, बच्चियों में वालिदैन की तरफ से, वालिदा की तरफ से भी बिल्कुल, मुंतकिल हो रहा ये होता है? हेरिडिटरी भी होता है फरा, आपके जेनेटिक्स के थ्रू भी आता है, और कुछ इसकी रीज़न आपकी अपनी लाई हुई भी होती हैं जो कि लेटर इन लाइफ आप PCOS को डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी यंग फीमेल्स के स्टार्ट में पीरियड्स बिल्कुल ठीक थे, इब्तदाई 10 साल वो आराम से, और जैसे
ही 25 साल की हुई, 26 साल की हुई या 20 क्रॉस किया उसने तो PCOS के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए। ये सिम्टम्स उसके अपने लाए हुए हैं, ये उसकी अपनी मिस्टेक्स और गलतियों की वजह से आते हैं, जिसमें पुअर लाइफस्टाइल सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। अच्छा, वो गलतियां जो है अब उनको एक एक करके अब यहाँ पे लिस्टिंग में जब करने चलूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। सबसे पहला कसूर तो हमारी अपनी स्टार्ट करते हैं आपकी ईटिंग हैबिट से। यंग फीमेल्स यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाती हैं तो वहाँ पे कुछ अनहाइजेनिक फूड इनटेक होता है, कैफेटेरिया से इतना ज़्यादा हेल्दी फूड नहीं मिलता और प्रेफर भी यही करती हैं यंग फीमेल्स कि हम बाहर से खाना खाएं। दोपहर का खाना ख़ास तौर पे लंच यूनिवर्सिटी से खाया जाता है। इसके अलावा फूड कल्चर ने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया है, इन चीज़ों को। फूड कल्चर कि आप घर में बैठे हुए हो, आपको कोई खाना पसंद नहीं आ रहा तो आप ऑर्डर करके बाहर से खाना मंगवा रहे हो, फूड मंगवा रहे हो, आपके घर पे आ रहा है। आपको घर का बना हुआ खाना पसंद नहीं आ रहा, आपके टेस्ट ही ख़त्म हो चुके हैं नेचुरल फूड के, और बाहर से ऑर्डर करवा के आप खाना मंगवा के खा रहे हो। ये इसकी रूट कॉज होती है। जब आपका पुअर ईटिंग हैबिट्स होंगी तो ये चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड पेयर्ड विद लेस एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जिन फीमेल्स की कम होती है, जिन्होंने सिर्फ मूवमेंट्स करनी है, यहाँ से वहाँ उठ के चला गया, या घर में थोड़ी बहुत हाउस चोर्स कर लिए, घर के काम कर लिए, या यूनिवर्सिटी चला गया, इसको हम नॉन पर्पसफुल एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो कि पार्ट ऑफ लाइफ है ही है। ये तो आपने हिलना है ही। हाँ, ये तो आपने हिलना है, ये आपकी पार्ट ऑफ रूटीन है। लेकिन रूटीन से हट के आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं कि आपको ये बीमारी ना हो? तो देखिए, इंसान की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो इसी तर्ज पे बनाई गई थी कि इसको मूव करना है। सो अब एक मशीनरी आपने खड़ी कर दिया है, जबकि उसका मकसद ये था कि उसने चलना है। सो उस खड़ी मशीनरी में जंग लगता है। ठीक है। जब वो आप उसको लेके नहीं चल रहे हो जिस तरह से उसका काम है, तो वो डेफिनेटली ख़राब होगी। तो ये खराबी मैं अक्सर ये नोटिस करती हूँ और मैं बार बार इसको कहती हूँ, हाउस मेड्स जो होती हैं हमारी, बिल्कुल, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि आप नई नई जब वो आती हैं तो थोड़ा चबी होंगी, थोड़ा बल्कियर साइड पे होंगी, और जब वो ज़्यादा काम करती हैं तो वो बिल्कुल एक स्किनी एंड स्लिम पिटीट बॉडी में आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे आपको काम वालियाँ कभी भी मोटी नज़र नहीं आएंगी, जो सही वाला काम करती हैं। बिल्कुल। और जो ज़रा मोटी नज़र है, मुझे समझ आ जाता है कि काम में डंडी मारती है, ठीक तरह से काम नहीं करती। फिर आप इसी तरह से चूज करते हैं कि मोटी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, दैट इज वन साइन। हाँ, दैट इज वन साइन। एक एक्टिव बॉडी जो है ऐसे ही है, शुड लुक लाइक एन एक्टिव बॉडी। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि ये तो हमारा एक माइंडसेट है कि यार हम कोई मेड है जो हम ये सारे काम करें, तो हम तो वो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज जो घर के अंदर हमारे बाजू मूव कर सकते हैं, आर्म्स मूव, हम तो वो भी नहीं करते हैं। तो हर बंदा जिम जाना भी मैनेज नहीं कर सकता। हाउ टू मैनेज ये जो आप कह रही हैं कि एक्टिव लाइफस्टाइल एक्टिविटीज? अब देखिए, जब जितना ज़्यादा इंसान, मैं ये कहती हूँ कि आप जितने ज़्यादा रिच होते जा रहे हो उतने ज़्यादा लेजी होते जा रहे हो। कि आपके पास अगर पैसा है तो आप मेड्स अपने लिए हायर कर देते हो। इवन आप ये भी कोशिश नहीं करते कि चले हमें कोई पानी का ग्लास भर के दे दे, किसी को चल रहा है कि यार पानी पिला दो, ठीक है, किचन में से। सो आपको ये भी गवारा नहीं हो रहा है। सो ये एक काइंड ऑफ, जब आपकी सिटिंग बढ़ती है ना, ये एक नशे की तरह होती है। आपका दिल नहीं करता उस टाइम पे उठने, काहिली जो है ना, और जितना ज्यादा आप उसको बढ़ाओगे वो उतना मजीद बढ़ती चली जाती है। वो इंसान जो है ना अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पे ना एक पॉइंट आउट सिर्फ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काहिली से पनाह मांगी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो किसी मकसद की वजह से ही मांगी है। अब उसके मकसद की तरफ अगर आप पीछे जाएं, हर उनकी बात में एक साइंटिफिक चीज़ भी है। उसकी साइंटिफिक अगर हम साइड को देखें तो उसकी यही रीज़न निकलती है कि आप देखें कि हमारी बॉडी जो है ना वो काम करने के लिए ही बनी है। तो अगर हम घर के ये काम में एक्टिव हो जाएं ख़वातीन, तो क्या वो काम पूरा हो जाएगा? मतलब जितना हमें चाहिए डेफिनेटली हो जाएगा। अब पहले के दौरों में क्या होता था कि आपके कपड़े हाथ से धुल रहे हैं, आप घर की सफाई कर रहे हो, आपने बहुत दूर चल के जाना है, कोई चीज़ अगर पानी लेने के लिए भी आपको चल के जाना है, और अच्छा खासा वजन भी उठाती थी फीमेल्स एंड दे वर फाइन। अब तो फीमेल्स को ये भी बोला जाता है कि जी आपने वजन बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, क्योंकि बॉडीज़ इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर रही हैं। ऊपर से उनके मसल वीकनेस आना। अब यहाँ पे एक फैक्टर यहाँ पे पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप काहिल और सुस्त होते हो, आपकी बॉडी से मसल वेस्टेज होती है, क्योंकि मसल्स
वाहिद वो जिसको हम उर्दू में पट्ठे कहते हैं। अब अक्सर फीमेल्स पट्ठों के दर्द की भी शिकायत करती हैं कि पट्ठों में बहुत दर्द होता है। उस दर्द की आप रूट कॉज की तरफ अगर जाओ कि उसकी रीज़न क्या बनी है, वो यही है कि आपका मसल लॉस होना शुरू हो गया है क्योंकि आप हैवी वर्क ही नहीं कर रहे हो। आपके पास वॉशिंग मशीन्स हैं कपड़े धोने के लिए, मॉपिंग कर रहे हो, हल्की खड़े होके कर रहे हो, उसमें इतनी ज़्यादा आपकी फिजिकल एक्सर्शन नहीं होती है। अब बहुत सी फीमेल्स मुझसे यहाँ से कहेंगी कि मैडम क्या बात कर रही है कि हम घर के काम भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का काम अब नहीं है। आपके पास खड़े होके झाड़ू लगाने की सहूलत आ चुकी है। पहले बैठ के झाड़ू लगाए जाते थे, खड़े होके मॉपिंग लगाने की सहूलत है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, रोटी मेकर्स आ गए हैं किचन में भी। सो आपकी जो तो यानी जिम जाए बगैर कोई गुजारा नहीं है, या एक रेगुलर एक एक्सरसाइज हैबिट होना ज़रूरी है जहाँ पे आपके मसल्स मूव करें। जितना ज़्यादा आपके मसल्स मूव करेंगे वो उतना ज़्यादा प्रिजर्व होंगे। हमने मसल्स को प्रिजर्व करना है। ये मसल्स आर नॉट बैड थिंग्स। वो आपको प्रिवेंट करते हैं डिफरेंट बीमारियों से। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, इंसुलिन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं फीमेल्स में, PCOS के इश्यूज हैं, ये सारे मसल वेस्टेज से भी रिलेट कर रहे हैं। तो तहरीम, क्या सिर्फ एक्सरसाइज इस मसले का हल है या हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत होगी? एक्सरसाइज बिल्कुल इस मसले का हल होती है, लेकिन आपने राइट प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल अंधाधुंध एक्सरसाइज नहीं करनी है। मैंने कुछ फीमेल्स और बच्चियों को देखा है कि अंधाधुंध एक्सरसाइजेज डिफरेंट कोचेस के थ्रू वो कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि हम जितना ज़्यादा टाइम जिम में लगाएंगे, जितना हैवी वेट लिफ्ट करेंगे या जितनी ज़्यादा साइकिलिंग करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा फैट बर्न होगा, या जितनी वो पेन बॉडी के अंदर फील कर रही होती है कि पेन जितनी होगी तो उतना फैट बर्न होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी अगर साइंस की तरफ हम जाएं कि आपके मसल्स किस तरह से काम करते हैं, सो इसमें जब आपकी बॉडी पेन फील करना शुरू कर देती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, दैट मीन्स कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, आपका मसल ब्रेक डाउन कर रहा है। और लैक्टिक एसिड जो होता है ना, वो मसल ब्रेक डाउन करने की एक बाय प्रोडक्ट है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, वो यही कहते हैं कि ब्रेक डाउन होगा और फिर यहाँ फिर नया मसल बना होगा, नया मसल होगा, और जो रिपेयर है उसी में ही मसल बिल्डअप हो रहा है। और रिपेयर के लिए भी हमें कुछ करना है, हमें प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट अच्छे लेने हैं। अब फीमेल्स क्या करती हैं कि डाइट उनकी 1000 कैलोरीज वाली है, बिल्कुल कम खा रही हैं, पोर्शन कंट्रोल पे चल रही हैं कि सुबह जी चाय की प्याली के साथ एक वो डाइट वाला रस। मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस तरह की डाइट्स पे। दोपहर में सैलेड और रात में आधी रोटी सालन के साथ खा ली। सो ये इस तरह की जो डाइट होती है, इसको हम क्रैश डाइट्स कहते हैं। इससे आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी भी आएगी, मिनरल्स की कमी भी आएगी और बॉडी वीक होगी। बजाय आपको फ़ायदा होने के आपको नुकसान होगा, आपका मसल लॉस भी इसी से होगा। ठीक है। आपकी डाइट में प्रॉपर एक अमाउंट होनी चाहिए प्रोटीन की। आपने एक्सरसाइज से पहले क्या लेना है, एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद क्या लेना चाहिए। सो एक्सरसाइज से पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो इंस्टेंट एनर्जी की होती है, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। कुछ लोग कॉफ़ी ले लेते हैं, कुछ लोग फ्रूट ले लेते हैं, बनाना शेक्स ले लेते हैं, बिल्कुल शेक्स वगैरह भी लेते हैं। जो कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको एकदम से बूस्ट देने का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको वो आपको न्यूट्रिशनल कोई फ़ायदा नहीं देती है, लेकिन ओवरऑल एक्टिव कर देती है। कुछ लोगों पे कॉफ़ी का असर नहीं होता, वो उनकी एक अलहदा से कैटेगरी है। सो वो भी परेशान ना हो। इट डजंट मीन कि आपकी बॉडी पे वो असर नहीं करेगी, लेकिन आपको उस तरह से वो फीलिंग्स नहीं आती हैं, तो इट्स फाइन। अच्छा, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा साइंस को स्टडी करते हैं, वो हमेशा प्री वर्कआउट फ्रूट को लेते हैं। ठीक है। क्योंकि फ्रूट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, एकदम से बॉडी में जाएगा, विद इन 20 मिनट्स उसने डाइजेस्ट होना है और बॉडी ब्लड के अंदर शुगर्स को रिलीज़ करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। और वो जो एनर्जी होती है वो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, जब आप जिम में परफॉर्म कर रहे हो, जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो, उस दौरान वो एनर्जी यूटिलाइज होती है और आप मसल ब्रेकडाउन से बच जाते हो। वरना आपने खाली पेट अगर एक्सरसाइज की है तो वहाँ पे आपको मसल ब्रेकडाउन का सामना लाजमी करना पड़ेगा। राइट। और फिर एक्सरसाइज के बाद क्या खाना चाहिए? अच्छा, एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद आपको, अब देखिए जो मसल्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं और मसल आपने तोड़े हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको फिर से प्रोटीन की ज़रूरत है। सो इंस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन, आप एग वाइट्स ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, चिकन से बने हुए कबाब्स ले सकते हैं, अगर ग्रिल्ड चिकन लेना चाहें टिक्का टाइप वो भी आप ले सकते हैं। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो दाल या लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक बड़ा ही हैंडी ऑप्शन आता है वे प्रोटीन का। ठीक है। वो भी आप ले सकते हैं, जो लोग डब्बों में आता है। हाँ, बॉक्सेस में होता है वे प्रोटीन का, लेकिन वो उसकी अफोर्डेबिलिटी का भी प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को, तो इट्स फाइन। अवेलेबिलिटी का भी है, और अवेलेबिलिटी का भी है, बिल्कुल है। बड़े शहरों में तो इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो इट्स फाइन। आप 2 एग वाइट्स ले सकते हैं एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद।
आप कबाब्स ले सकते हैं, शामी कबाब, आप चिकन को ग्रिल करके स्टीम करके वो ले सकते हैं, या फिर अलहदा से कोई मील नहीं लेना तो आप खाना खाने से पहले एक्सरसाइज कर लें और खाना बाद में खा लें, या ब्रेकफास्ट से पहले कर लें, लंच से पहले कर लें, या डिनर से पहले कर लें। ठीक है। और वो जो आपका खाना होगा उसमें प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, उससे भी आपका मकसद पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ यही मैनेजमेंट होगी पीसीओएस की और हार्मोनल इम्बैलेंस की, या इसमें कुछ और नहीं, चीज़ें भी इसमें add एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं, कुछ एंशियंट टेक्निक्स हैं जो कि आपके हार्मोन्स को फिक्स करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि? जिसमें नंबर 1 पे है सीड साइकिलिंग। राइट। सीड साइकिलिंग एक एंशियंट टेक्निक थी जिसके थ्रू फीमेल के जो पीरियड्स के फ्लो थे उसको बेहतर किया जाता था, और अब रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया है कि ये पीसीओएस को भी ट्रीट करती है। सो इसमें क्या करना होता है कि फीमेल्स में 2 फेजेस होते हैं, जब साइकिल होता है तो 2 फेजेस होते हैं। एक ल्यूटियल फेज होता है जो कि पीरियड्स के होने के 15 दिन के बाद शुरू होता है, जहाँ पे आपके पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं उस दिन से आपने काउंट करना शुरू करना है, और जब 15th डे हो जाएगा तो 15वें दिन आपका ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गया। सो ल्यूटियल फेज में आपने 2 तरह के सीड्स लेने हैं, और वो होते हैं एक सेसेमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, जिसको हम सूरजमुखी के और सूरजमुखी के बीज और तिल बोलते हैं। सफ़ेद तिल भी हो सकते हैं, ब्राउन तिल भी हो सकते हैं। और इन दोनों सीड्स के 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून तिलों का और 1 टेबल स्पून सूरजमुखी के बीज, ये आप सुबह निहार मुँह खा लें, ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें, बहुत बेहतरीन है। सो 15 दिन जो होंगे वो आपने ये चीज़ करनी है, और जिस दिन से आपके पीरियड स्टार्ट होंगे उसको हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। इस फेज़ के अंदर आपने 2 तरह के और सीड्स इस्तेमाल करने हैं। इसमें हम पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज जिनको कहते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं ये, और दूसरे होते हैं फ्लैक्स सीड्स जिनको अलसी के बीज कहा जाता है। ये भी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स का और 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स का, ये आप पीरियड के डे से शुरू करके अगले 15 दिन तक ये लेंगे। जब ये चारों सीड इकट्ठे नहीं होंगे, दोनों 2 सीड एक फेज में और 2 सीड एक फेज में, 2 सीड्स एक फेज में होने हैं, 2 सीड्स एक फेज में होने हैं, और ये आप निहार मुंह खा लें और चबा के खाने हैं। सब एज ग्रुप की ख़वातीन ले बिल्कुल, सकती हैं, सब एज ग्रुप की, यंगर, ओल्डर, बिल्कुल, ये सब के लिए इक्वली बेनिफिशियल होते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमेशा सीड्स को आप चबा कर खाएं, कभी भी उसको पाउडर बना के पहले ना रख दें, क्योंकि जब आप उसको ग्राइंड कर देते हैं तो वो अपनी न्यूट्रिशनल पावर खो देते हैं। उसके कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, विटामिन्स उड़ जाते हैं, उसकी वो अफादियत नहीं रहती है। सो आप ऐसा करें कि आप उसको रोस्ट करके जार्स में स्टोर करके रख लें अपने किचन के अंदर, और फिर जब आपने खाने हैं तो 1 टेबलस्पून निकाल के आप उसको चबाएं अच्छे से, ऊपर से पानी पी लें, और फिर आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। ये सब कुछ करने से हम पीसीओ से बच सकते हैं, और अगर पीसीओ का शिकार हैं तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं पीसीओएस को रिकवर करने में। जैसे पहले ज़माने में जब रिसर्चेज आई थी तो मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज टैबलेट्स जो हैं वो रिकमेंड की जाती थी फ्रॉम गायनोकोलॉजिस्ट, और उसके बाद एक और रिसर्च आई कि इससे भी एक बेहतर जो सोल्यूशन है वो है म्योइनोसिटोल का। ये काइंड ऑफ एक सप्लीमेंट है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बेहतर करता है, जो एक सिम्टम होता है पीसीओएस का, साइड पे एक कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसी की वजह से फीमेल्स वेट गेन करती हैं। राइट। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, उनके शुगर लेवल्स मेंटेन हो जाते हैं, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल बेहतर होते हैं, और साथ में आपको जो है वो पीसीओएस की रिकवरी भी नज़र आती है। इसके 3 मंथ्स का एक कोर्स होता है प्रॉपर। सो आपने 3 मंथ्स तक लगातार सीड साइकिलिंग भी करनी है। म्योइनोसिटोल के साशेज भी होते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। सो जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद एक्टिव लाइफस्टाइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत मैनेज हो जाएगा, और साथ में आपका ईटिंग हैबिट्स ये रिवर्स भी हो जाता है, यानी जिन लोगों को ये है तो एंड देन दे कैन गेट रिड ऑफ इट, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने काफ़ी केसेस ऐसे डील किए हैं यंग फीमेल्स के अंदर, वो एज ग्रुप जिनमें 18 साल से लेके 16 साल से लेके तकरीबन 30 साल तक की लड़कियां आती हैं, उनमें रिवर्स करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, वो बहुत अच्छा रिवर्स कर लेते हैं इस चीज़ को, और ये ख़त्म हो जाता है टोटली। अगर आप फॉलो करें प्रॉपर रूटीन को तो ये टोटली ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच तरीम, इट्स मच नीडेड इन्फॉर्मेशन। इसलिए कि हम यहाँ पे आपको बता रहे होते हैं
गैर ज़रूरी बाल हम सबको इरिटेट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लेज़र्स करके हम बालों को ख़त्म कर दें। जो रूट कॉज है हम बाज़ औक़ात उसको एड्रेस नहीं कर रहे होते। सो आज के सेशन का मतलब यही था कि जब हम अपनी सेहत के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर तवज्जो दें, तो हम ये भी देखें कि जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, जो असल मसला है, हम उसको भी एड्रेस करें और फिर उसके साथ हम बाकी की जो ट्रीटमेंट्स है वो लेंगे। तो उससे अचीव करना एक हेल्दी, एक सेहतमंद ज़िंदगी के साथ साथ खूबसूरती को ज़्यादा मुमकिन होगा। थैंक यू तहरीम अगेन। my pleasure. और ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात मेहमानों के साथ। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।